गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों बाल तो बन रहे हैं मेरे। तो हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स में बिल्कुल ख़त्म हो गया है लेकिन वैसे बोर्ड का तो ख़त्म हो ही गया है। अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ख़त्म है, लेकिन फाउंडेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक हैं जो मुझे कराने हैं, है ना। तो आज मैं बोर्ड वालों को विदा कर दूंगा, फिर कल से वो नए सर से पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक है आपके पास में, और आपका जो टॉपिक है वो है, आपको पता ही होगा दोनों लैंग्वेज एक साथ चल रही है अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, अगर बच्चे कुछ खुद पढ़ते एनसीईआरटी तब भी समझ जाते, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अभी जैसे एक एक करके आपको कारक बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक की सांद्रता। तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला कारक है अभिकारक की सांद्रता। तो आपको यह बताना है कि अगर हम लोग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएं या कम करें, है ना, हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे, अभिक्रिया की दर पे। तो इसके लिए मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये बता दूं कि आपको मैं बोल चुका हूं कि आर अभिक्रिया की दर हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए प्रथम कोटि के लिए लिख रहे हैं, या फिर कोई सी भी कोटि के लिए लिख दो आप, के ए की पावर एन, ये लिखते थे हम लोग। आर इजिकल टू क्या लिखते थे, के ए की पावर एन, जहां पर एन क्या होता था, अभिक्रिया की कोटि। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए एन इजिकल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग जो रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको साथ बिल्कुल दिख रहा है कि दर जो है सीधे सीधे समानुपाती है किसके, अभिकारक की सांद्रता के, ठीक है। जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर एन। मतलब अगर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो दर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम हुई तो दर भी कम होगी। क्लियर। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो जनरली बात कर रहा हूं मैं। जनरली क्यों, जनरली मतलब सामान्यता, जनरली ये बात कर रहे हैं। वैसे तो एक केस ऐसा है जहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। बताओ कौन सा केस है, जीरो ऑर्डर। अगर इसको एन को मान के जीरो कर दे तो आपको पता होगा कि ए की पावर जीरो बराबर 1, मतलब आर इजिकल टू क्या हो जाता है, फिर के पढ़ा रखा है आप लोगों को। अगर ए की पावर एन, एन इजिकल टू यहाँ पे जीरो कर दें तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, के, मतलब दर क्या हो जाएगी, नियत, ठीक है। उस केस के अलावा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जनरली अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ाते हैं अभिकारक की तो दर भी बढ़ती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है, या फिर कम करेंगे तो इसको कम होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति। अब इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जैसे अगर मैं फेस के रूप में बात करूं, अवस्था के रूप में, है ना, अगर इसकी बात करूं मैं किस रूप में, फेस रूप में, अवस्था के लिए। तो अवस्था मतलब आपको पता है कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मैटर है, उसके 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो अगर मैंने यहां पर रिएक्टेंट कौन सा ले लिया है, गैस, रिएक्टेंट ले लिया मैंने लिक्विड, और रिएक्टेंट ले लिया मैंने सॉलिड। तो आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा
दर, अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किस में बढ़ने वाली है। तो आप ध्यान से देखो, जो ठोस हैं, जो सॉलिड है, उनकी मूवमेंट कम होती है, होती कि नहीं होती। मतलब हमें क्या करना है, कुल मिलाकर बहुत तेजी से कोलिजन करने हैं, बहुत तेजी से टक्कर करनी है, अणुओं की टक्कर करवानी है बहुत तेजी से। अब बहुत तेजी से कौन करेगा, जिसकी मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, ठीक है। अब सबसे फास्ट मूवमेंट किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर होती है। लास्ट ईयर पढ़ा चुके हैं हम लोग आपको गैसेस स्टेट। तो गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे से टकरा सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबसे ज्यादा जो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दिखाई देगी, वो किस टाइप के रिएक्टेंट्स में दिखाई देगी, गैसेस में, ठीक है। सबसे ज्यादा अभिक्रिया की जो दर है वो कहां पे दिखेगी आपको, गैस वाले अणुओं में, गैस वाले मॉलिक्यूल्स में। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पे को इफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज है कि रिएक्शन होती है दो तरह की, एक होती है होमो मॉलिक्यूल और एक होती है हिट्रो मॉलिक्यूल। पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये, होमो मॉलिक्यूल, हिट्रो मॉलिक्यूल, है ना। समअणुक या सॉरी रिएक्शन बोल रहा हूं ना मैं, रिएक्शन दो प्रकार की होती है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, सम और विषम, इस तरीके से दो तरह की अभिक्रियाएं होती है। होमोजीनियस अभिक्रिया कौन सी होती है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं, समान अवस्था वाली अभिक्रियाएं, मतलब जिसके अंदर सब कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब कुछ एक ही अवस्था में हो, उसको तो हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे। मतलब एक ही फेस में हो, जैसे रिएक्टेंट सॉलिड 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 सारे सॉलिड, गैस 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 सारे गैस, प्रोडक्ट भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस, सब कुछ, तो ये तो हो जाएगी होमोजीनियस। अगर वहां पर एक भी रिएजेंट ऐसा है जो जिसकी जो फेस है, मतलब एक भी अभिकर्मक ऐसा है जिसकी अवस्था चेंज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हिट्रोजीनियस। क्लियर। लास्ट में पढ़ा चुका हूं मैं होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। तो ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो इन दोनों में अभिक्रिया की दर होती है वो होमोजीनियस में होती है। होमोजीनियस जो है उसके अंदर हिट्रोजीनियस से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर देखी गई है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था कि उनको बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं, अवरोधों को पार करना पड़ता है। तो जो होमोजीनियस है वो अवरोध वहां पे इजीली पार कर लेते हैं, और हिट्रोजीनियस में ऐसा देखा गया कि उनमें टाइम लगता है, क्योंकि या तो उनका ओरिएंटेशन में कोई दिक्कत होगी। आप ही सोचो कि अगर एक गैस आ रहा है उसका ओरिएंटेशन कुछ अलग होगा, ठोस आ रहा है उसका ओरिएंटेशन कुछ अलग होगा, सबका अपना अपना अभिविन्यास होता है। क्लियर। जैसे गैस है, उसके पार्टिकल तो भाई रेंडमली मोशन कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। याद करो मैंने आपको ठोस अवस्था में लास्ट ईयर पढ़ाया था कि किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड की सिर्फ तीन ही डायरेक्शन होती है ना, इधर और नीचे की तरफ, ठीक है। और जो सॉलिड है उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, नीचे की तरफ। तो इन सबकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, तो इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, दिशाएं अलग अलग होंगी, तो अभिविन्यास अलग अलग होगा। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन वही मॉलिक्यूल पार कर वो रेट ऑफ रिएक्शन को वही मॉलिक्यूल अफेक्ट कर सकते हैं जो दोनों टाइप के बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, अवरोधों को पार कर सकते हैं। चलो, ये था हमारे पास में नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा है हमारे पास में कैटलिस्ट, या उससे पहले आप देखो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट लिखना जैसे आपको चाहिए वैसे लिख लो आप, क्योंकि पूरी थ्योरी दे रखी है एनसीईआरटी में, वहां से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझना ज़्यादा जरूरी है आपको। और ये तो बहुत इजी है समझने में, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ा चुके हैं सारी चीजें। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अभिक्रिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें ध्यान से देखना आप, इसमें क्या होगा
कि मान लीजिए आपके पास में कोई रिएक्टेंट है, या फिर एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप लोग बचपन में छोटे थे, बचपन में तो छोटे होते, तो जब छोटे बच्चे थे तब आपको टेबलेट कैसे दी जाती थी? मम्मी टेबलेट कैसे देती थी? जो टेबलेट होती थी उसको पाउडर पीस के और चम्मच में डाल के, पानी में डाल के फिर ऐसे दिया करती थी। ठीक है, आपको अगर पूरी टेबलेट देते थे तो आप क्या करते थे? उल्टी कर देते। मेरी बेटी तो अभी भी ऐसे करती है, 1.5 साल की है। तो जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, यदि हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में कर लें, जैसे कोई ठोस अवस्था में है कोई रिएक्टेंट, अगर उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में बना लें तो वहां पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, वहां पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना। अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये बढ़ जाती है। और वैसे माइंडली आप सोच सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास एक चौक होती है ना, और चौक के मैं अगर टुकड़े कर देता, अभी तो चौक जैसे ये मान लीजिए चौक ही है ना, ये पूरी एक चौक है। यहां पे अगर आप देखो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा इस चौक का है। अगर मान लीजिए मैंने चौक के टुकड़े कर दिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उसमें एक और पृष्ठ बढ़ जाएगा, टुकड़े करने पर बीच में एक दो पृष्ठ और आ जाएंगे, एक इधर एक इधर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है अभिक्रिया की दर बढ़ती है ना। जैसे आप शक्कर लो, शक्कर के इतने बड़े बड़े क्यूब आते हैं, मूवीज में देखे होंगे आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े क्यूब्स आते हैं है ना। बड़े बड़े होटल जो होते हैं 5 स्टार, वहां पर ऐसे ताजवाज होटल के अंदर जो 500-500 रुपए की चाय मिलती है, मैंने तो नहीं पी कभी, तो इतना बड़ा जो है क्यूब आता है शक्कर का, एक क्यूब में काम हो जाता है आपका। क्लियर? एक क्यूब 2 क्यूब में काम हो जाता है, लेकिन उसको घोलने में है टाइम बहुत जरा लगता है, उसकी डिसोल्यूशन जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत देर में घुलता है, वो स्टेरिंग करना पड़ता है उसको बहुत देर तक। लेकिन अगर वही शुगर का जो क्यूब है, अगर मैं उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, जिसको आप देसी लैंग्वेज में बोलते हैं शक्कर का बूरा है ना, उसको अगर हम लोग बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दें तो पानी में डालते हो तो घुल ही जाएगा, उसको तो घोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो यही है कि रिएक्टेंट जो हैं अगर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख रहा हूं मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी रिएक्टेंट का अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसकी अभिक्रिया की दर भी, उसके लिए अभिक्रिया की दर भी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? अब इसके बाद में जो चौथा फैक्टर है, अच्छा ये जो चीज है ना, ये अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी लैंग्वेज में पढ़ी है, ये पूरा चैप्टर है आपके सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे इसको पढ़ना है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डीप में जा नहीं रहा। क्लियर? सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है जिसके अंदर यही चीज पढ़नी है आपको, इसलिए मैं इसके अंदर ज्यादा डीप में जाने का मतलब है नहीं, अभी टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा। टर्म्स जब तक पता नहीं पड़ेगी उस चैप्टर की तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, अभिशोषण, है ना, ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे आगे जाके। चौथा नंबर का पॉइंट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। वैसे बायो वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि कैटलिस्ट उत्प्रेरक क्या होता है। क्लियर? हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कल या परसों के लेक्चर में पढ़ा था। इस तरीके से एक ग्राफ आ रहा था एनर्जी बैरियर में, याद करो, यहां से लेकर यहां तक ये होती थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी नीचे तक होती थी, ये तो मैंने ले लिया रिएक्टेंट है ना, ये ले लिया प्रोडक्ट, और ये जो है यहां से लेकर यहां तक तो सिर्फ क्या है? ई है। और अगर रिएक्टेंट की जो न्यूनतम ऊर्जा है वहां से ले ले हम लोग तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। यहां तक ले ले तो वो थ्रेशोल्ड ऊर्जा हो जाएगी, मतलब देली ऊर्जा। क्लियर? तो ये किसी भी रिएक्टेंट को उत्पाद में बदलने के लिए उसको क्या पार करना पड़ता है? इस बैरियर को, इस संकुल, बताया था मैंने आपको, सक्रिय संकुल को पार करना पड़ता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको पार करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पास वो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मतलब उन अणुओं के पास में, उन मॉलिक्यूल्स के पास में क्या होना चाहिए? EA से ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए उनके पास, तभी पार कर सकेंगे इस बैरियर को। तो ध्यान से देखो कि यहां पर मान लीजिए अभी इस बैरियर को 1000 में से 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार कर सक रहे हैं, अणु जो है वो इसको पार कर सकते हैं।
अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट को जब हम लोग किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, मतलब ऐसा नहीं कि उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिएक्शन में इसलिए आता है ताकि इस बैरियर को कम कर सके, इस बैरियर को कम कर सके। मतलब अगर यहां पर अभिकारक आया कोई, सॉरी उत्प्रेरक आया, तो वो सीधा आके एक ही काम करेगा, यहां से इस बैरियर को कम कर देगा, इस बैरियर को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो अभिकारक उत्पाद बन रहे हैं, पहले 1000 में से 100 कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब अफेक्टिव कोलिजन कर रहे थे, है ना, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, प्रभावी टक्कर कर रहे थे। अब यहां पर ज्यादा अणु कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बैरियर छोटा कर दिया हम लोगों ने। अब हो सकता है कि यहां तक जिसकी ऊर्जा है वो भी कर सके, पहले तो यहां तक वाले इस ऊर्जा को पार करना पड़ रहा था उसको, अब तो सिर्फ यहां तक ही पार करना पड़ रहा है। तो ऊर्जा हो सकता है इसके बीच में और भी बहुत सारे अणु हो, तो हो सकता है यहां पे 1000 में से अब की बार 500 अणु आ जाए जो इस बैरियर को पार कर सक रहे हो। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक अवरोध को कम करने का काम करता है, ठीक है। उत्प्रेरक क्या काम करता है, अवरोध को कम करने का काम करता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या वर्क करता है, इट डिक्रीज द बैरियर, ठीक है, इट डिक्रीज द बैरियर, वो बैरियर को छोटा कर देता है ताकि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। क्लियर, ये काम है किसका, कैटलिस्ट का। और बाकी की थ्योरी आप वहां से पढ़ लेना और लिख लेना उसको एनसीईआरटी में से। क्लियर। तो एक्चुअल में क्या है इसके अंदर, चलो एक चीज मैं आपको शॉर्ट में बोल ही देता हूं कि कैटलिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। देखो, है ना, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, मान लीजिए ये 6 जूल थी पर मोल, यहां पर कितनी हो गई, ये देखो कम हो गई। ओके, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो उत्प्रेरक है वो सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अणु इस बैरियर को पार कर सकें, और उससे क्या होगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। क्लियर। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वो है टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 5th टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, और वैसे भी आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो कि जैसे कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। शक्कर है, उसको पानी में घोल रहा हूं, एक ठंडे पानी में घोल रहा हूं, एक गर्म पानी में घोल रहा हूं। मुझे बताओ किस पानी में सबसे ज्यादा आसानी से शक्कर घुलेगी, तो आपका आंसर होगा कि सर गर्म पानी में, है ना। चाय को ठंडी रख दो ऐसे करके और उसमें शक्कर घोलने के लिए रख दो, और गैस पे रख दो शक्कर को, मतलब गैस पे चाय जो रख रखी है आपने उस पर शक्कर डालो, और जो गैस के नीचे रखा हुआ पतीला उसमें शक्कर डालो, ठंडी चाय में, गर्म चाय में, किस में घुलेगी, गर्म चाय। क्लियर है ना। और ज्यादा ही आपको इफेक्ट देखना है तो सोचो 2 बाल्टी भर लो, एक ठंडे पानी की, गर्म पानी की, है ना। ठंडे पानी में मत बैठो आप, गर्म पानी में बैठ जाओ जाके, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर, तो पता पड़ जाएगा किसके अंदर कौन सी चीज घुल रही है। यहां पर भी बिल्कुल वही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये थ्योरेटिकल तो हमें ये पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। और इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएनएस इक्वेशन दी, K = A e⁻−EA/RT, ठीक है। यहां पर ये T क्या है, टेम्परेचर। अगर मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो K क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सर K तो इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी इंक्रीज हुई। देखो, जो तापमान है अगर हम लोग उसको बढ़ा दें, इस तापमान को अगर हम लोग बढ़ा दें तो K जो आपका कांस्टेंट है, नियतांक, वो बढ़ जाएगा। और R = आप जानते हो क्या होता है, K A⁴n। तो अगर ये बढ़ा तो ये भी तो बढ़ेगा। R जो है समानुपाती है K के, सॉरी समानुपाती नहीं, वो तो खुद ही समानुपाती है। R = हो सकता है K, कब, जब n बराबर क्या हो जाए, 0। तो कोई सी भी कंडीशन ले लो आप कि K जो है बढ़ रहा है तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा, एक दूसरे के बराबर है लगभग, ठीक है। तो जनरली बात कर रहे हैं हम लोग कि तापमान बढ़ाने से
K बढ़ेगा और K बढ़ाने से A भी बढ़ेगा। अब एक चीज देखी गई है, एक चीज क्या देखी गई है कि जब भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाता है, जब भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन और 10 केल्विन टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है, तब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, वो डबल हो जाती है। डबल मतलब दुगनी हो जाती है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई में कम से कम 3 से 4 बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, और नीट में भी, कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड राइज विद राइजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन। जो मैंने बोला है फॉरवर्ड करके लिख लेना उसको, तो रिपीट करके लिख लेना, सॉरी। तो एट एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन राइजिंग इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन से तापमान बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। यह चीज है जो आपको समझने की है। इसको हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये एनर्जी है इधर, ऊर्जा, ठीक है, और इस इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं का भिन्न, अणुओं की भिन्न, ठीक है, बता रखा है मैंने पहले भी। इस जगह पर कोई ऊर्जा का मान है जो E है। E जानते हो आप, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको पता है कि वही अणु उत्पाद बना सकते हैं, वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी एनर्जी E से ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा होगी, वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहां से यहां तक आप देखोगे तो इसके इस तरफ जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो प्रोडक्ट बना लेंगे, और इसके इस तरफ जो होंगे वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्लियर? तो देखो यहां पर मैं इस तरीके से कोई एक प्लॉट कर रहा हूं डायग्राम, ठीक है, थोड़ा ठीक से करें इसको। एक्चुअली पूरा खेल डायग्राम का ही है। यहां पर है ई ए कोई पॉइंट, इसके इस तरफ जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी इस तरफ जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और यहां पर जहां पर ये प्रोडक्ट, ये जो ग्राफ बनाया गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, यहां पर टेम्परेचर T है, यहां पर टेम्परेचर क्या है, T। क्लियर? अब अगर हम लोग यहां पे क्या करें, टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट कर दें, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। इस तरीके से, ठीक है। तो जहां पहले ये अणु, सिर्फ ये वाले अणु T तापमान पर, इसको मैं नाम दे दूं A, ये B, ये C और ये D, ये जो अणु हैं, सिर्फ ये अणु जो है पहले सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ये मॉलिक्यूल्स पार कर पा रहे थे, ठीक है, T टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां पे क्या कर दिया मैंने, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पर आप देखो ध्यान से, इतने अणु और बढ़ गए जो इस सक्रिय ऊर्जा को पार कर सकते हैं। मतलब कि इसको मैंने नाम दे दिया E और इसको नाम दे दिया F। तो यहां पे अणु जो है बढ़ गए, अब पहले इतने थे अब इतने हो गए। अगर इसके सापेक्ष आप देखो तो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मान लीजिए ये है, यहां पर ये रहा, और यहां पर हम लोग इतना ले लें, तो आप देखोगे कि यहां पर जो है पूरा का पूरा मान डबल हो चुका होगा, इसके डबल हो चुका होगा। वो ग्राफ थोड़ा ठीक नहीं बना है, लेकिन ग्राफ डबल हो चुका होगा। क्लियर? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, वो मॉलिक्यूल जिनके लिए E इज ग्रेटर देन EA, ठीक है, और वो अणुओं की संख्या ये रही। और इससे क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे, है ना। अगर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो यहां पर ये अणु जो है मॉलिक्यूल्स, ये बढ़ गए, जिसकी ऊर्जा EA से ज्यादा है, ठीक है।
और इसके सापेक्ष हम लोगों ने देखा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, जिसके लिए उन मॉलिक्यूल्स के लिए E इज ग्रेटर देन E है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई यहाँ पे, डबल हो गई। ये ग्राफ है, ठीक है, इसको एनर्जी कर्व बोलते हैं, है ना, तो है आपके पास में वहां पे एनसीईआरटी में, देख लेना आप इसको। क्लियर? तो आपको तो ये पॉइंट याद रखना है, एट एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन राइजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है, जो अभिक्रिया की दर है वो दुगनी हो जाती है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन तापमान के बढ़ने पर। ठीक है, तो ये होता है खत्म स्टेट बोर्ड का। क्लियर? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, वैसे मैक्सिमम करा दिए गए उसी टाइप के, आपको तो क्या करना है, बस वो टाइप ढूंढने और क्वेश्चन करने, सब टाइप के क्वेश्चन करा रखे। और रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन जो अगर दे रखे हैं तो वो सिलेबस से हट चुके हैं, स्टेट बोर्ड के। फाउंडेशन में है तो फाउंडेशन वालों को हम लोग पढ़ा देंगे बाद में। क्लियर? तो आज के लिए केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे खत्म होता है स्टेट बोर्ड का। कल फाउंडेशन में जो है 2 टॉपिक बच रहे हैं आपके, सीरीज और पैरेलल रिएक्शंस, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो तब तक आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।